ओके, लास्ट लेक्चर में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑब्जर्व किया था। एक फॉर्मूला हमें बेसिकली वही अप्लाई करना है। आज के हमारे सारे क्वेश्चंस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए पर्स कंटेन्स 3 कॉपर एंड 4 सिल्वर कॉइन्स। तो लेट जैसे हम पर्स ए एंड पर्स बी अज्यूम करके चलेंगे, इन विच पर्स ए हैज कॉपर वाले 3 कॉइन्स है एंड सिल्वर वाले 4 कॉइन्स है, एंड पर्स बी हैज 5 silver and 4 copper coins. If a coin is drawn randomly from either of them, probability of, अब देखो हमारा एक सिंगल कॉइन ड्रॉ होने वाला रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन वेदर आवर सिलेक्शन इज बैग ए और बैग बी, वो डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए रहेगा जी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी ये भी क्या रहेगा जी 1/2। नाउ बैग ए के अंदर जो भी रहेगा हमारा सैंपल स्पेस हमेशा 7 रहेगा। यहाँ पर सिंगल कॉइन के लिए यहाँ पर सैंपल स्पेस हमेशा 9 रहेगा। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बैग ए, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना रहेगा। कॉपर कॉइन कितना रहेगा जी 3/7 एंड सिल्वर कॉइन इज 4/7। probability of copper coin from bag B and probability of silver coin from bag B, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। कॉपर कॉइन्स 4/9 एंड सिल्वर कॉइन 5/9। देखो ये हमारा गिवन डेटा जैसे ही रिप्रेजेंट हो जाता है, हमें जो भी पार्ट पूछा गया है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन, लेट जस्ट से हमने उसको बोल दिया जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन ये क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बैग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बैग बी। direct calculation, this is 1/2 silver coin from bag A 4/7 plus probability of bag B 1/2 silver coin from bag B 5/9। कुछ अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर देंगे। यहाँ पर देखो हमारा क्या आता है जी 2/7 प्लस 5/18, इसको सीधा सिंप्लीफाई करेंगे। 18 7 जा 126, 18 2 जा 36, 7 5 जा 35। तो हमें क्या मिलेगा जी 71/126। हमें मिला जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन। अब देखो हम सिर्फ एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर हमारा सिल्वर कॉइन रहेगा या फिर हमारा कॉपर कॉइन रहेगा। अगर सिल्वर कॉइन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली कॉपर कॉइन रहेगा। तो हम दोनों को, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या पता चल जाता है जी, दिस इज इक्वल टू 1। बेसिकली हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन रहेगा इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिल्वर। अब जैसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन मिल चुका है विच इज 71/126, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन के लिए हम सीधा बोल सकते हैं जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर। सो ये कितना आएगा जी 71, यहाँ से 29 पर दिस 55/126। स्टिल इसको हम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग बी। दिस इज 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 4/9। ये हो जाएगा जी हमारा 3/14 प्लस 2/9, 14 9 जा 126, 9 3 जा 27, 14 2 जा 28। ये कितना आता है जी 55/126।
देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें अच्छे से करना इसलिए आना चाहिए बिकॉज दिस टोटल प्रोबेबिलिटी एक्ट एज अ सैंपल स्पेस फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डबल लेयर में आपको दिखाई देगा यहाँ पर। Bag 1, 2, 3. A bag is chosen and after choosing that bag, picking one ball or two balls. तो सबसे पहले हमारा जो हर एक बैग रहेगा उसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 इज इक्वल टू हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी 1/3 each। नाउ बैग 1 के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे टेबल ढंग से बनाएंगे। बैग 1 के अंदर हमारा सिंगल सिलेक्शन के लिए हमारा इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी बैग 1 के लिए 6 और उसी वजह से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/6। बैग 2 के लिए हमारा क्या होगा जी सैंपल स्पेस 1 3 1 5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 1/5। फॉर बैग नंबर 3 हमारा सैंपल स्पेस इज 4 5 2 11। इस वजह से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 5/11 and probability of red ball is 2/11 each। ये हम सिंगल बॉल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस क्यों बनता है बिकॉज हम यहाँ पर कितने बॉल पिक कर रहे हैं जी सिंगल। तो ये डेटा हमारा पहले और दूसरे के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही हम 2 बॉल सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे हमारा सैंपल स्पेस चेंज होने वाला है। सो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट पार्ट। पिकिंग वन बॉल एंड इट इज अ ब्लैक मतलब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालना है। What we want is total probability of black ball। अब देखो ये बैग 1 के अंदर हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना तो दिस इज एवरीथिंग shown as this probability of bag 1 into probability of black ball from bag 1। तो जो रो में है उस बैग के अंदर हो रहा है सब कुछ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या रहेगा जी बैग 1 का सिलेक्शन इनटू ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 प्लस बैग 2 का सिलेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम थर्ड बैग। तो डेटा कैसे डालेंगे सिंपल हर एक का हमारा 1/3 ईच है तो सीधा हमने कॉमन बाहर ले लिया। ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 के अंदर देखना है जी ये कितना है 1/6, दिस इज 1/5, दिस इज 4/11। इन तीनों का एलसीएम क्या रहेगा जी हमारा 330 रहेगा। सो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 330 डिनोमिनेटर में दिस बिकम्स 55, this becomes 66 and this is 6 5s are 30, 30 into 4 120। कितना जाएगा ये दिस इज 121 plus 120 241 divided by 3 into 330 that is 990। तो हमें मिला जी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 241 अपॉन 990।
देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पिकिंग वन बॉल एंड इट इज अ रेड, मतलब सेम गिवन डेटा, बस हमें ब्लैक बॉल की जगह अब रेड बॉल का सिलेक्शन करना रहेगा। So probability of first bag into red from first bag plus probability of second bag into red from second bag plus probability of third bag into red from third bag। 1/3 हर एक बैग का है इसलिए हमने उससे कॉमन ले लिया। अब देखो रेड वाला पार्ट देखना रहेगा। फर्स्ट इसमें इज 3/6, उसको हम सीधा 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस 1/5 प्लस 2/11। ठीक है। अब देखो ये तीनों का एलसीएम इज 110। यहाँ पर आएगा जी हमारा 55, यहाँ पर आएगा हमारा 22 और यहाँ पर आएगा जी हमारा 10 20। तो दिस बिकम्स 77 97 अपॉन 330। अगर हम 990 के टर्म में चाहेंगे तो 291 अपॉन 990। This is our probability, total probability of obtaining one red ball। हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है जी, पिकिंग टू बॉल्स एंड दे आर व्हाइट एंड रेड। अब देखो मतलब सिलेक्शन ऑफ बैग तो नॉर्मल तरीके से होगा, बट नाउ फ्रॉम ईच बैग इंस्टेड ऑफ वन देयर आर टू बॉल्स सिलेक्टेड। तो हमारा अब देखो सैंपल स्पेस चेंज होने वाला है हर एक बैग के लिए। पहले बैग के अंदर हमारे 6 बॉल्स थे, अब यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस रहेगा जी 62। 62 कितना रहता है 15। सेकंड वाले के लिए रहेगा जी 5C2, ये रहेगा जी 10। एंड थर्ड वाले के लिए रहता है जी 11C2, ये कितना रहता है 55। अब यहाँ पर ब्लैक बॉल के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल के लिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए। हमें ब्लैक का देखना ही नहीं है, हमें सीधा व्हाइट के लिए चेकआउट करना है, व्हाइट एंड रेड, दैट दे आर व्हाइट एंड रेड। तो देखो बैग वन के अंदर क्या होगा, हमारे कितने वाइट है, 2 वाइट है तो 2C1 रहेगा एंड 1 रेड, मतलब 3C1 रहेगा। और डिनोमिनेटर में तो हमारा 6C2 वैसा का वैसा ही है अपॉन 15। ये बैग वन के अंदर होगा। बैग टू के अंदर देखो क्या होगा, हमारे पास वाइट कितना है 3 है तो 3C1 रहेगा, और ये रेड एक ही है तो 1C1 रहेगा, डिवाइडेड बाय हमारा क्या है जी 10। बैग थ्री के अंदर क्या होगा, वी हैव 5 वाइट तो 5 में से एक रहेगा एंड 2 रेड, मतलब 2 में से एक रहेगा। ठीक है। यहां पर अगर वन आफ्टर अनदर बोला रहता तो ऑर्डर मैटर करता, बट यहां पर वन आफ्टर अनदर नहीं बोला गया, इसलिए सिर्फ सिलेक्शन ही मैटर करेगा। देखो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये दिस इज 2 into 3 6 अपॉन 15। ये आएगा जी हमारा 3 अपॉन 10, और ये आएगा जी हमारा 10 अपॉन 55। अब हमें इन तीनों का क्या करना पड़ेगा जी, एडिशन। वेट, हमारे यहाँ पर अरेंजमेंट भी तो मैटर करेगा, व्हाइट एंड रेड ना, अरेंजमेंट भी मैटर करेगा।
तो ये तो हमारा सिर्फ सिलेक्शन हो गया। हम इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे ईच। तो ये हो जाएगा जी हमारा 12/15 प्लस 6/10 प्लस 20/55। So probability of getting white and red, हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, 12/15 दिस इज फ्रॉम बैग 1 प्लस 6/10 फ्रॉम बैग 2 एंड 20/55 फ्रॉम बैग 3। दिस इज गोइंग टू बी आवर टोटल प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर सकता है, यहाँ पर 4/11 इनका रहेगा जी 55। नोप 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 नोप। Probability of white and red is equal to probability of first bag into probability of white and red from first bag। इस तरीके से रहेगा। हमने ये जो अभी निकाला है, this is nothing but probability of white and red from individual bags। probability of second bag into probability of white and red from second bag plus probability of third bag into probability of white and red from third bag। तो हमारे हर एक बैग का प्रोबेबिलिटीज 1/3 और ब्रैकेट के अंदर आएगा जी हमारा ये तीनों का एडिशन 4/5 3/5 दिस इज 4/11। इन तीनों का एलसीएम आता है जी 55, मतलब यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 प्लस 33 एंड यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट इज 20। तो हमें क्या मिलेगा जी, ऊपर 97 और नीचे 165। 55 times of 3 4/11 44 plus 34 plus 7। कैलकुलेशन सही है क्या? 2 3 6 2 12 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। A company has 3 मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, मतलब सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही अब बैग 1 2 एंड 3 की जगह अब मशीन्स A B एंड C है। बट देखो अब क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में तीनों बैग का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी सेम था, तो इक्वली लाइकली इवेंट था वो। बट अब यहाँ पर हमारे जो मशीनरीज है वो अलग अलग टाइप से प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिंस इट इज गिवन इन परसेंटेज, मतलब हमारा डिनोमिनेटर तो हमेशा 100 ही रहेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा अच्छे से लिख लेंगे।
फॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीनरी ए इज 50%, मतलब 50/100. Probability of machinery B is 30%, मतलब 30/100, and probability of machinery C is 20%, that is 20/100. अब देखो हमें नेक्स्ट क्या दिया है जी, देयर इज अ 4%, 2% एंड 5% चांस दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव फ्रॉम रिस्पेक्टिव मशीन्स. अब ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट कब बनेगा, जब मशीन चालू होंगे तभी तो बनेगा, मतलब यहाँ पर कंडीशनल लगता है. तो हमें नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन ए, इट इज 4%, मतलब 4/100. Probability of defective product from machine B, it is 2%, so 2/100. And probability of defective product from machine C is 5%, so 5/100. अब देखो हमें नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें किसका ढूंढना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर P ऑफ D क्या आएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम C. कुछ इस तरीके से रहेगा. कैलकुलेशन है बस. यहाँ पर आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर कन्वीनियंस. तो 5/10 इंटू 4/100 प्लस 3/10 इंटू 2/100 प्लस 2/10 इंटू 5/100. देखो हमारे यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 1000. न्यूमरेटर में क्या आएगा, 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 5 10. दिस इज आवर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट. एडिशन अगर कर देंगे तो 36/1800. आप इसको छोटा कर सकते हो जी, 9/250. मीन्स फ्रॉम एवरी 250 प्रोडक्ट्स 9 प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव. देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इज फर्स्ट स्टेप फॉर our next concept, because total probability act as a sample space. ये sample space बनेगा. ठीक है, देखो अगर ये sample space बनता है, ये हमारा sample space कैसे बना है जी, it is a mixture of multiple parts. तो उसी के ऊपर हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट कम्स अंडर बायस थ्योरम. अब देखो ये बायस थ्योरम क्या है, इसी क्वेश्चन के ऊपर बताता हूँ. हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या किया जी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट. बट अब इसी क्वेश्चन को अगर एक स्टेप आगे जाता है, इफ a random product is chosen which is defective, then what is the probability that it is from machine A or machine B or machine C. और कहाँ से ये पूछा जा सकता है. तो बायस थ्योरम मतलब हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर सिर्फ एक स्टेप आगे जाने वाले हैं हम. ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा क्या बोला है, हम जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, सैंपल स्पेस. और यही सैंपल स्पेस हमारे बायस थ्योरम के लिए क्या रहेगा जी, टोटल प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले बायस थ्योरम को लिख लेते हैं. लेट capital S is a sample space associated to a random experiment containing events
इवेंट्स की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं जी, कंटेनिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स A1 A2 A3, ये जाएगा जी अप टू हमारा AN तक। If capital D is any random event which occurs with A1 or A2 or A3 or up to AN तक, then then probability of AI from D is equal to probability of AI into probability of D upon AI divided by summation of I varying from 1 to n for probability of AI into probability of D upon AI। और अगर आपने टोटल प्रोबेबिलिटी को अगर ढंग से किया रहेगा, यू विल फाइंड आउट इस बायस थ्योरम में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमें कहाँ से मिलता है जी, टोटल प्रोबेबिलिटी से मिलता है। और इसी में से एक पार्ट पर्टिकुलरली हमारा ऊपर जाने वाला है। और देखो इसका मतलब क्या रहता है, हमारा AI होने का चांस व्हेन D इज ऑलरेडी हैपेंड। इस केस में अगर देखेंगे तो हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें से पर्टिकुलर मशीन का कितना चांस है। हम यहाँ पर सीधा नोट बना सकते हैं जी, कैपिटल S फॉर बायस थ्योरम इज टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे जी आप, इन ए बोल्ट फैक्ट्री machines A, B and C produces 40%, 35% and 25% of total product। From their output, 5%, 4% and 2% are found to be defective। If a product is selected
and it is defective, what is the probability that it is number 1 from machine A, number 2 from machine B, and number 3 not from B. देखो बेसिकली आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब डिफेक्टिव को जैसे हम डी पकड़ के चलते हैं तो हमने पूछा गया है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई डी, यहाँ पर पूछा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई डी, और यहाँ पर पूछा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन डी। हमें ये फाइंड आउट करना है, बट अगेन हमें जो भी फाइंड आउट करना है हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, सैंपल स्पेस चाहिए रहेगा। सो फॉर गोइंग सॉल्यूशन वी नीड इनिशियली सैंपल स्पेस, और हमारे यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स निकालना पड़ेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन ए plus probability of machine B into probability of defective product from machine B plus probability of machine C into probability of defective product from machine C। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी पता है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन ए बी सी वो भी पता है, सब कुछ परसेंटेज में है, डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। सो वी कैन गो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए 40% एंड डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए इज 5% प्लस मशीन बी इज 35% एंड डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी इज 4% प्लस मशीन सी 25% into defective from machine C is only 2%। तो देखो इन सब का डिनोमिनेटर सेम आने वाला है 10,000। आपको सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन करना है, 40 इंटू 5 200 प्लस 35 इंटू 4 140 प्लस 25 टू ज़ा 50, हमारा कितना होता है जी 390। दिस बिकम्स 390 अपॉन 10,000, आप उसको छोटा भी कर सकते हो लाइक 39 अपॉन 1000। अब देखो बायस थ्योरम का मतलब क्या है, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी तक जो देखा है उसका मतलब क्या है, अगर मैंने 1000 प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट किए वन आफ्टर अनदर, उसमें से 39 मेरे डिफेक्टिव निकलेंगे, ये समझ में आया। अगर मेरे 1000 प्रोडक्ट रहेंगे फ्रॉम ऑल मशीन्स ए बी एंड सी, उसमें से 39 मेरे डिफेक्टिव रहेंगे। बट अब बायस थ्योरम क्या बोलता है, ये 39 में से कितने डिफेक्टिव ए वाले रहेंगे या फिर बी वाले रहेंगे या फिर सी वाले रहेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, डिफेक्टिव टोटल निकाल रहे थे, बट उसमें भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमें वो निकालना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जी, इट इज फ्रॉम ए, तो बेसिकली हमें पूछा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन ए, ये पूछा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नीचे आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हो ना, सीधा वो नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन डी आएगा।
बट ए और डी का कोई भी लेन देन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम ए, इस तरीके से जाएगा। अब देखो यही हमारा कौन सा पार्ट है जी, ये पहला वाला पार्ट है, इनिशियल वाला पार्ट है। दिस पार्ट इज फॉर ए, दिस पार्ट इज फॉर बी, दिस पार्ट इज फॉर सी। तो हम सीधा लिख सकते हैं जी, ऊपर आएगा हमारा 20/1000 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या मिला है, दिस इज 39/1000, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। 39/1000, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मिला जी, 20/39। मतलब अगर 39 प्रोडक्ट्स अगर डिफेक्टिव अगर रहेंगे, उसमें से 20 मशीन ए से रहेंगे। सिमिलरली फ्रॉम मशीन बी, देखो आपको सबसे इजी वाला तरीका बताता हूँ, आपको कुछ भी पूछा जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, कुछ भी किसी का भी नाम लेकर पूछा जाए, कहाँ से जी, डिफेक्टिव में से, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके लिखा करो। हमारा 3 टुकड़ों में आया है, उसका डिनोमिनेटर भाड़ में जाने दो, आपको सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है, एमसीक्यूज के टाइम पे सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर। मतलब देखो ये वाला पार्ट काट दो, ये वाला पार्ट काट दो और ये वाला पार्ट काट दो, सिर्फ इनका प्रोडक्ट कर लो जी, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 10,000 ही रहेगा। ठीक है, तो 10,000 ही रहने वाला है। ऊपर क्या आएगा जी हमारा, सीधा ये 200 प्लस 140 प्लस 50। अब हम क्या जानते हैं, ये वाला पार्ट हमारा ए की वजह से आया, ये बीच वाला पार्ट हमारा बी की वजह से आया, और ये बीच वाला, ये लास्ट वाला पार्ट हमारा सी की वजह से आया। तो आपको कौन सी मशीन से पूछा है उसको ऊपर भेज दो सीधा। मशीन ए अगर बोला रहेगा तो 200/10,000 ऊपर आएगा, मशीन बी बोला रहेगा तो 140/10,000 ऊपर आएगा, मशीन सी बोला जाएगा तो 50/10,000 ऊपर आएगा। ठीक है, हमें मशीन सी नहीं पूछा है, हमें नॉट फ्रॉम बी बोला है, तो मतलब बी को छोड़ के बाकी सब लोग ऊपर चले जाएंगे। देखो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन बी, ये क्या रहेगा जी, सिर्फ बी वाला पार्ट ऊपर भेज दो जी, 140, तो ये क्या रहेगा जी हमारा 14/39। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉम बी, अब नॉट फ्रॉम बी का मतलब क्या रहता है जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बी, यही रहेगा। तो ये सीधा क्या आएगा जी, 1 माइनस 14/39, ये कितना आता है जी, 25/39। ऐसे भी जा सकते हो, या फिर सीधा ये पहले और तीसरे को ऐड कर सकते हो, सेम आएगा। बायस थ्योरम में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना फायदे का है। बायस थ्योरम के लिए आपका सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए ही जाएगा, विच इज नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 3 boxes contains 6 red 4 white, 6 red 4 white, 4 red 6 white and 5 red 5 white balls। लेट जैसे हम इसको बॉक्स को नंबर दे देते हैं जी, ए बी एंड सी। A ball is drawn and found to be red. What is the probability that it is from
बॉक्स बी सेकेंड, नॉट बॉक्स ए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्वेश्चन को फॉलो करना इजी हो जाता है। अब हमारे पास तीन बॉक्सेस है, तो तीनों बॉक्स का सिलेक्शन का भी एक प्रोबेबिलिटी रहेगा। कितना रहेगा? 1/3 इन ईच। और हर एक के अंदर से हम कितने बॉल्स ड्रॉ करने वाले हैं? एक। तो सबसे पहले फॉर बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी, हमारा सैंपल स्पेस कितना रहने वाला है वो हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे। इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है, एज वेल एज इसके लिए भी 10 है। अब यहाँ पर रेड एंड वाइट, इनके सिलेक्शन का भी एक प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है जी? पहली जगह पर 6/10, वाइट का 4/10, बॉक्स बी में 4/10 एंड 6/10, बॉक्स सी में 5/10 एंड 5/10। बट अब यहाँ पर इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना है जी? 1/3 ईच। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब देखो यहाँ पर, अब बॉल इज चोजन, यहाँ से आपको सैंपल स्पेस मिल गया, फाउंड टू बी रेड, मतलब ये आपका क्या हो गया जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यहाँ से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ये हमारा बनने वाला है जी अब सैंपल स्पेस और बायस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या रहेगा जी? बॉक्स ए इनटू रेड फ्रॉम ए प्लस box B into red from B plus probability of C into probability of red from C। अब देखो बॉक्स A, B और C सबका सिलेक्शन का 1/3 है, तो वो कॉमन ले लिया। रेड फ्रॉम A का प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 6/10, छोटा कर दो 3/5, सेम तरीके से लेकर गए तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 6/10, दिस इज 4/10 एंड दैट इज 5/10। एडिशन कितना हो जाएगा जी हमारा? 6 + 4 + 5 15, 15/30 हो जाता है, तो विच इज नथिंग बट 15/30 रखो। बट 15/30 को अब देखो हम कैसे याद रखेंगे? 15/30 को कुछ इस तरीके से 6 + 4 + 5, ये वाले फॉर्मेट में याद रखो। जब भी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा ना, यू विल फाइंड आउट हमें डिनोमिनेटर आगे कैंसिल होने वाला है, तो उसको याद नहीं रखा तो भी चल जाता है। हम सिर्फ न्यूमिनेटर को याद रखेंगे, हमारे जितने भी पार्ट में आता है उस हिसाब से। नाउ अब बॉक्स बी के लिए पूछा है, तो हमें क्या पूछा है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला रेड बॉल। तो हम इसको सीधा क्या लिखेंगे जी? नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स बी इनटू रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स बी। ये बेसिकली क्या बनेगा जी हमारा? नीचे 6 + 4 + 5, ऊपर क्या आएगा? बॉक्स बी वाला पार्ट इज दिस पार्ट विच इज 4/30, तो ये आएगा जी 4, तो ये हमारा आएगा जी 4/15। अब ये जो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिला, इसका मतलब क्या रहता है? हमें 30 में से 15 बॉल्स रेड मिलेंगे, बट उन 15 में से अब बी में से मिलने के कितने चांस है जी? 4/15। नेक्स्ट क्या पूछा जी? नॉट फ्रॉम ए। अब नॉट फ्रॉम ए मतलब हम सीधा A/R फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं, या फिर सीधा यहाँ पर ए को छोड़ के बाकी सब दोनों को ऊपर भेज दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉम ए इज इक्वल टू, ये आएगा जी हमारा नीचे 6 + 4 + 5, तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे, ए वाला नहीं चाहिए, सिर्फ ए को छोड़ के बाकी दोनों को ऊपर भेज दो। 4 + 5 9 आएगा ऊपर, तो ये क्या बनेगा हमारा? 9/50।
A company has two manufacturing plants for scooters. Plant 1 produces 70% of total with 80% precision, and plant 2 produces remaining with 90% of precision. A random scooter is chosen and found to be defective. What is the probability that it is from plant 2? देखो बायस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी में सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लैंग्वेज वाले ही रहते हैं. इस सारे के सारे डेटा को हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए. देखो गिवन डेटा आपको हर बार कैसे दिया जाता है. लास्ट क्वेश्चन में डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी दिया था, यहाँ पर डिफेक्टिव वाला नहीं दिया है, यहाँ पर प्रिसीजन वाला दिया है. डिफेक्टिव वाला आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स जस्ट से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 क्या दिया है जी 70%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 ये क्या दिया है जी रिमेनिंग, मतलब ये आएगा हमारा 30%. अब यहाँ पर प्रिसीजन को हम गुड या फिर नॉट बैड ऐसा पकड़ के चल सकते हैं. तो लेट्स जस्ट से दिस इज नॉट बैड प्रोडक्ट, बी बार पकड़ लिया. ठीक है, या फिर हम बोल के चल सकते हैं जी नॉन डिफेक्टिव. 80% प्रिसीजन मतलब 80% विल बी नॉन डिफेक्टिव. तो ये क्या दिया है जी 80/100. तो बेसिकली ये क्या रहेगा जी, दिस इज डी फ्रॉम प्लांट 1. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट 1 कितना रहेगा जी 1 माइनस दिस. तो ये क्या आएगा जी हमारा 20%. आप सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम सेकंड प्लांट कितना है दिया है जी 90%. तो ऑब्वियसली हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम सेकंड प्लांट कितना रहेगा 10%. अब हमें पूछा गया, यहां तक का पार्ट हमने नोट डाउन तो कर लिया. और रैंडम स्कूटर इज चोजन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव. अब यहां पर हमें लेना पड़ेगा जी टोटल प्रोबेबिलिटी. हमें अब क्या चाहिए हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीसेस ये पता चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम प्लांट 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिफेक्टिव पार्ट क्या रहेगा जी, probability of first plant into probability of defective piece from first plant plus probability of second plant into probability of defective product from second plant. First plant 7/10, defectivity 2/10 plus second plant 3/10, यहाँ पर डिफेक्टिव 1/10. देखो कितना आता है हमारा, डिनोमिनेटर आएगा 100, ये आएगा जी 14 और ये आएगा जी 3. दिस इज अवर टोटल प्रोबेबिलिटी. अब इसमें से जो 14 पार्ट रहेगा इट इज फ्रॉम प्लांट 1 एंड 3 वाला पार्ट रहेगा जी फ्रॉम प्लांट 2. ये डिनोमिनेटर है आपका.
दिस विल एक्ट एज अ सैंपल स्पेस। अब हमें पूछा क्या गया है जी, इट इज फ्रॉम प्लांट 2। हमें पूछा गया है जी सेकंड वाले प्लांट का डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ये क्या रहेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, जब भी ऐसा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर आएगा वैसा का वैसा इधर, ऊपर क्या आता है जी, इनका इंटरसेक्शन आता है। इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड प्लांट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सेकंड प्लांट। सो दिस इज इक्वल टू, ये आएगा नीचे 14 प्लस 3/100, और यहाँ पर सेकंड प्लांट मतलब 3/100 कितना आएगा, 3/17। इसका मतलब 17 अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट रहेंगे उसमें से 3 प्लांट 2 से आएंगे, तो प्लांट 1 से कितने आएंगे, 14। 14 विल बी फ्रॉम प्लांट 1।